हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल रश्मि फन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 37। इससे पहले इस कहानी के 36 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कहानी। अब तक आप सबने पढ़ा था। रुद्र ने भी चिल्लाते हुए गुस्से से कहा कि बताओ ना मुझे, बताओ मुझे कितने पैसे दिए हैं तुम्हें उस अशोक चौहान ने। अशोक चौहान तुम्हारा यार लगता है ना, जिसके लिए तुमने हमें इतना बड़ा धोखा दिया है, धोखा किया है हमारी कंपनी के साथ। किट्टू अभी भी कुछ नहीं बोल रही थी, चुपचाप से अपनी गर्दन झुकाकर सब कुछ सुनते जा रही थी। किट्टू ने एक शब्द भी रुद्र से नहीं कहा था। इस वक्त उसकी आंखों में हल्के हल्के से आंसू भी आ चुके थे। अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। रुद्र फिर से चिल्लाया, तुमसे ही पूछ रहा हूँ मैं, कुछ बोलोगी या फिर मैं पुलिस को बुलाऊं अभी के अभी? तो किट्टू ने अभी भी कुछ नहीं कहा, चुपचाप से खड़ी रहती है। लेकिन उसके आंसू तो उसके हाथ से रुक ही नहीं रहे थे, लगातार बहे जा रहे थे। शुभ को भी ऐसे किट्टू को देखकर बहुत ज़्यादा दया आ रही थी। उसने भी एक बार फिर से कहा कि भैया प्लीज़ एक बार उसे बोलने का मौका तो दे दो ना। इस पर रुद्र और ज़ोर से चिल्लाकर बोलता है कि मौका तो दे रहा हूँ ना मैं इसे, ये कुछ बोले तब ना। इसे क्या लगता है कि ये इतना ज़्यादा कांड करेगी तो किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा? इसे लगता है कि ये किसी बेकरी की शॉप पर काम करती है, यहाँ से ये पेस्ट्री चुरा लेगी और फिर उसके मालिक को पता नहीं चलेगा। ये कुछ भी कांड करेगी, हमें कुछ पता नहीं चलेगा। किट्टू अभी भी कुछ नहीं बोल रही थी, आंखें झुकाकर चुपचाप से रोती रहती है। और फिर वो और कर भी क्या सकती थी। रुद्र ने एक बार फिर से किट्टू की बाजू को गुस्से से पकड़ा और फिर उसे झंझोड़ते हुए बोलता है कि तुम बोलोगी नहीं ना। तो अभी भी कुछ नहीं बोल रही थी, बस चुपचाप से अपने आंसुओं को बहा रही थी। रुद्र ने फिर से गुस्से में किट्टू की बाजू को जोर से झटक दिया और फिर से चिल्लाते हुए बोलता है कि कॉल द पुलिस, अभी के अभी पुलिस को बुलाओ। और ये सुनकर तो शुभ की आंखें हैरानी से फैल गई थी, लेकिन किट्टू ने अभी भी अपनी आंखें उठाकर नहीं देखा था और ना ही कुछ बोला था। शायद वो जानती थी कि उसके साथ ऐसा ही कुछ होगा। शुभ ने भी रुद्र को समझाते हुए कहा कि भाई भाई प्लीज मेरी बात को तो सुनो, कुछ दिन रुक जाते हैं, मम्मी पापा भी घर पर नहीं है, उन्हें आ जाने देते हैं। प्लीज आप मेरी बातों को सुनो, कुछ गलत ना हो जाए आपसे, प्लीज मेरी बात को एक बार सुन लीजिए। रुद्र ने भी गुस्से में शुभ की तरफ देखकर कहा कि इससे ज्यादा क्या गलत होगा यार, ये जानती भी है कि इसने जिसके साथ फाइल चुराई है ना, जिसकी फाइल चुराई है, उस फाइल से कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है हमें। ये जानती भी है कि उस फाइल की वजह से ही हमारे घर में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं। और ये कुछ नहीं जानती है, बस इसे तो सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए था और पैसे के लिए कुछ भी करेगी ये। बीमार माँ का तो सिर्फ बहाना बनाती है ताकि सब इसे इनोसेंट समझे। शुभ ने एक बार फिर से रुद्र को समझाते हुए कहा कि ठीक है भाई, ठीक है, आप जैसा समझना चाहते हैं ना समझ लीजिए, आपकी सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन पुलिस को बुलाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लड़की है और फिर इसकी माँ भी बहुत ज़्यादा बीमार है, कुछ तो तरस खाओ आप किट्टू पर, प्लीज़ इसे छोड़ दीजिए। रुद्र ने भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में शुभ की तरफ देखा और कहा कि तो फिर मैं क्यों तरस खाऊं इस पर, इसके कांड ही कुछ ऐसे हैं, जब इसे खुद पर ही तरस नहीं आता है, अपनी माँ पर तरस नहीं आता है, तो फिर मैं क्यों खाऊं इस लड़की पर तरस, मुझे कोई तरस वरस नहीं खाना है। इतना कहकर उसने फिर से चिल्लाकर कहा कि कॉल द पुलिस, अदरवाइज सारे के सारे हमेशा के लिए बाहर जाओगे, कोई भी इस कंपनी में पैर तक नहीं रख पाएगा। शुभ भी लगातार रुद्र को एकदम से समझाने लगता है, लेकिन रुद्र भी अपनी बात से बिल्कुल भी टस मस नहीं हो रहा था। और फिर थोड़ी ही देर में वहाँ पर पुलिस आ जाती है। उस पुलिस में 2 लेडीज कांस्टेबल थी। रुद्र ने भी किट्टू की तरफ देखा और गुस्से से कहा कि एक आखिरी मौका दे रहा हूँ तुम्हें कुछ बोलने का, अगर कुछ बोलना है तो अभी के अभी बोल दो, वरना मैं पीछे नहीं हटूंगा बिल्कुल भी। और यकीन मानो तुम इस इंडस्ट्रीज को पूरी जिंदगी नहीं भूल पाओगी, कभी भी नहीं। किट्टू अभी भी कुछ नहीं बोल रही थी, चुपचाप से खड़ी रहती है। और फिर आखिरकार शुभ ने भी किट्टू की तरफ देखा और कहा कि किट्टू कुछ तो बोलो, तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, प्लीज़ बोलो। तुमने सोचा है कि अगर तुम पुलिस स्टेशन चली जाओगी ना तो फिर तुम्हारी माँ का क्या होगा, कैसे इलाज होगा उनका, कैसे बचा पाओगी अपनी माँ को? किट्टू ने इस बार भी नज़र उठाकर शुभ की तरफ देखा और फिर उसकी आंखों में अभी भी बहुत ज़्यादा पानी था, उसके आंखों से आंसू बह रहे थे और वो ठीक से शुभ की तरफ देख भी नहीं पा रही थी। उसने भी अपनी हथेली से अपने आंसुओं को साफ किया और फिर शुभ की तरफ देखकर धीरे से बोलती है कि आप प्लीज़ मेरी माँ का ध्यान रखना। रुद्र ने भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अपनी आंखों को बंद कर लिया। तो वहीं शुभ भी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा हैरान था और इस सिचुएशन में भी किट्टू को अपनी माँ की ही पड़ी हुई थी। रुद्र काफ़ी ज़्यादा गुस्से से बोलता है कि इसे शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी, बेशरम लड़कियों को भी ना शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी। तुझे पता है ना कि कुछ लोग होते ही ऐसे टेढ़े हैं, ये शायद उन्हीं में से ही है। इतना कहकर उसने भी कांस्टेबल की तरफ देखा और कहा कि अरेस्ट हर, अभी के अभी इसे अरेस्ट कर दो। 2 लेडीज कांस्टेबल भी अब किट्टू के पास आती हैं और फिर उसके बाजू को पकड़कर खींचते हुए उसे वहां से लेकर जाने लगती हैं। इस वक्त किट्टू को
बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। शुभ से भी ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा था, तो वहीं रुद्र का गुस्सा तो जैसे अब एकदम से पल पल बढ़ता जा रहा था। शुभ ने एक बार फिर से कहा कि भाई भाई एक बार फिर से सोच लो, ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए बात में। हो सकता है जो हम देख रहे हैं वो सही ना हो, गलत हो वो। तो रुद्र ने भी शुभ की तरफ देखा और कहा कि तेरी आंखों के सामने ही वीडियो चल रही है ना, और तू कह रहा है कि हमें ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। पागल हो गया है कि तू ऐसा ही है, समझा तू? पुलिस अपने आप सच ही उगलवा लेगी इससे। और तभी इंस्पेक्टर भी रुद्र के पास आकर बोलता है कि आई एम सॉरी सर, लेकिन लड़की का मामला है तो फिर आपको पुलिस स्टेशन तो चलना ही होगा, ऐसे हम इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। रुद्र ने कहा कि मैं पुलिस स्टेशन नहीं आऊँगा, और इस लड़की से अच्छे से पूछताछ करो और सारा सच मुझे जल्द से जल्द बताओ। जब तक ये सच ना बता देना कि वो फाइल कहाँ पर है और इसने फाइल चुराने की कितने पैसे लिए हैं, तब तक ये लड़की बाहर नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। तुम जानते हो रुद्राक्ष प्रताप सिंह का गुस्सा। और तभी इंस्पेक्टर ने कहा कि देखिए, मगर फिर भी आपको पुलिस स्टेशन तो आना ही पड़ेगा सर, रिपोर्ट तो लिखवानी ही पड़ेगी ना, कुछ प्रोसेस होता है हमारी सर्विस में भी। और फिर रुद्र ने भी गुस्से में कहा कि वो सब मैं बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ, जितने पैसे चाहिए ना तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, लेकिन मुझे बस सच सुनना है, सच जानना है मुझे। अब जाओ यहाँ से जल्द पूछो इससे। इंस्पेक्टर ने भी एक नज़र शुभ की तरफ देखा और फिर वहाँ से चला गया, और रुद्र ने भी पूरे स्टाफ की तरफ देखा और गुस्से में कहा कि जाकर अपना अपना काम करो, तमाशा खत्म हो गया है, अब तमाशा देखने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर रुद्र भी अब सीधा अपने कैबिन के अंदर आ जाता है, और फिर कैबिन में आकर उसने सबसे पहले वहाँ पर रखी हुई बड़ी सी टेबल पर जोर से अपनी लात मारी, और फिर खुद पर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इस वक्त, और किट्टू पर तो इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि शायद उसे आज ही जान से मार देता वो। किट्टू की चुप्पी उसे और भी ज़्यादा गुनाहगार ठहरा रही थी, और फिर रुद्र किट्टू की चुप्पी के पीछे की वजह समझ भी नहीं पा रहा था कि आखिर वो इतना ज़्यादा चुप क्यों है। वैसे भी रुद्र और किट्टू के बीच में ना तो कभी इतनी ज़्यादा बात होती थी, और ना ही रुद्र को किट्टू में कोई भी इंटरेस्ट था कि वो उससे एक बार भी सच पूछता, अच्छे दिमाग से उसकी चुप्पी की वजह समझने की कोशिश करता। लेकिन कहीं ना कहीं रुद्र के दिल में भी इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसके ख्यालों में किट्टू आने लगी थी। वो बार बार किट्टू के बारे में ही सोचने लगा था, और किट्टू ने वही किया था जिसका उसे डर था। शुभ भी रुद्र के कैबिन के अंदर आता है तो उसने देखा रुद्र ने भी टेबल को लात मारकर बहुत ही ज़्यादा दूर खिसका दिया था, और इस वक्त रुद्र सच में बहुत ज़्यादा गुस्से में था, इतना कि वो दीवार से भी जा लगी थी। शुभ बोलता है कि मैं पुलिस स्टेशन चला जाऊं भाई? तो रुद्र ने कहा कि हाँ तू चला जा, लेकिन अगर उस लड़की के साथ जरा से भी सिंपैथी दिखाई ना तुमने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो लड़की जेल से बाहर आए। जिस गाड़ी में बैठकर तू पुश्तैनी हवेली से यहाँ तक आया है ना, उसी गाड़ी में बैठकर तुझे वापस वहाँ पर भेज दूंगा अगर तूने जरा से भी सिंपैथी दिखाई किट्टू के साथ। शुभ बोलता है कि भैया मैं आपके जितना समझदार नहीं हूँ ना, लेकिन मेरा दिल हमेशा ये कहता है कि किट्टू ने चोरी नहीं करी होगी, किट्टू के चोरी करने के पीछे भी कोई वजह होगी। रुद्र बोलता है कि वो मेरी कोई सगी वाली नहीं है जिसके पीछे की वजह मैं ढूंढता फिरूं, समझा? तो मेरे लॉस हुआ है, मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, और उस बेवकूफ़ लड़की की वजह से हुआ है। जब तक वो मुझे वजह नहीं बताएगी ना, मैं भी उसे पुलिस स्टेशन से बाहर नहीं आने दूंगा, वहीं पर सड़ती रहेगी वो लड़की। शुभ भी समझ गया था कि रुद्र अभी किसी की भी नहीं सुनेगा, किसी की भी नहीं। वो वापस वहाँ से जाने लगा, और तभी रुद्र ने कहा कि आखिरी बार कह रहा हूँ शुभ, उस लड़की के साथ कोई भी सिंपैथी मत रखना तुम। शुभ ने भी बिना पलटे ही कहा कि आपका तो मुझे पता नहीं है भैया, लेकिन मैं तो अपने दिल की ही सुनता हूँ और हमेशा अपने दिल की ही सुनता रहूँगा, वही करता हूँ जो मेरा दिल कहता है मुझे करने के लिए। इतना कहकर वो भी चुपचाप से वहाँ पर 2 कदम आगे चला था, और तभी रुद्र ने फिर से कड़कती हुई आवाज़ में कहा कि ये दिल किसी का सगा नहीं होता है, किसी का भी नहीं, किसी दिन मुसीबत में ज़रूर फंसा जाएगा तुझे, समझा? तो शुभ ने भी बिना पलटे ही फिर से कहा कि मेरा ही तो दिल है ना भैया, अगर मुझे मुसीबत में लेकर चला भी गया ना तो फिर मैं खुशी खुशी इसके साथ चला जाऊंगा, क्योंकि ये मेरा दिल है, जहाँ मुझे लेकर जाएगा मैं वहीं जाऊंगा, लेकिन करूंगा अपने दिल की ही। और हाँ, फिर दूसरी तरफ वो लेडीज़ कांस्टेबल जो किट्टू को खींचते हुए सेल के अंदर लेकर आ गई थी, उसने भी किट्टू का हाथ जोर से झटकते हुए गुस्से से कहा कि तुझे शर्म नहीं आती है? कितनी बदतमीज लड़की है तू, इतने बड़े आदमी की ऑफिस में चोरी करते हुए तूने एक बार भी नहीं सोचा? चल बता, किसने तुझे कितने पैसे दिए थे, तूने उनके ऑफिस में चोरी कर ली? बता मुझे, कितना ज़्यादा लालच आ गया था तेरे अंदर? किट्टू अभी भी कुछ नहीं बोल रही थी, चुपचाप से नज़र झुकाकर खड़ी रहती है, और फिर इतने में ही वो कांस्टेबल ने भी अपना एक हाथ उठाकर किट्टू के चेहरे को दबाते हुए बहुत ही गुस्से से चिल्लाकर कहा कि शक्ल से तो बहुत ही ज़्यादा मासूम लगती है तू, पैर से तो ठीक से चल भी नहीं सकती है, लंगड़ी कहीं की, और दिमाग देखो कितना ज़्यादा खुरापात है तेरा। तूने इतने बड़े आदमी की ऑफिस
ऑफिस में चोरी करी, तुझे एक बार भी डर नहीं लगा? अरे तू जानती भी है, रुद्राक्ष प्रताप सिंह नाम है उसका, किसी को भी नहीं छोड़ता है, आंखों में ही अगर एक बार किसी को देख लेना तो घायल हो जाता है। तूने उस आदमी से टक्कर ले ली है, चल जल्दी से बता, नहीं तो मार मार कर तेरा थोबड़ा बिगाड़ दूंगी। बता मुझे जल्दी, सच क्या है? बता जल्दी, क्यों की थी तूने चोरी? किट्टू अभी भी कुछ नहीं बोल रही थी, चुपचाप से अपने आंसुओं को बहाती रहती है और अपनी गर्दन झुकाकर चुपचाप से खड़ी रहती है। वो कर भी क्या सकती थी बेचारी, उसके पास तो बहुत कुछ था बोलने के लिए। इतने में ही कांस्टेबल फिर से चिल्लाकर बोली कि तू कुछ बोलेगी या फिर मैं तुझे लगाऊं एक थप्पड़। बता जल्दी, किसने कहा है तुझे चोरी करने के लिए और कितने पैसे मिले हैं तुझे? किट्टू अभी भी कुछ नहीं बोली और फिर अब लेडीज कांस्टेबल से भी रहा नहीं गया, उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर उसने भी खींचकर एक थप्पड़ किट्टू के गाल पर जोर से जड़ दिया। लेडी कांस्टेबल भी बहुत ही ज़्यादा हट्टी कट्टी मोटी सी तगड़ी सी थी और किट्टू जो रुई जितनी हल्की सी, और इसीलिए वो थप्पड़ झेल नहीं पाई और धड़ाम से जाकर जमीन पर गिर पड़ती है और उसके गाल पर उसकी 5 उंगलियां छप जाती हैं। लेडीज कांस्टेबल ने फिर से किट्टू को गुस्से से उठाया और फिर एक और थप्पड़ जड़ते हुए बोला कि बोल बोल, एक थप्पड़ तेरे अंदर खाने की जान नहीं है और तुझे तुझे ना अब मैं डंडे से मारूंगी, तब तक मारूंगी जब तक तू सच नहीं बोल देती। चल बोल, सच क्या है? इतना कहकर उसने फिर से किट्टू के चेहरे पर 2-3 थप्पड़ और जड़ दिए और फिर किट्टू के होंठों से भी खून आने लगता है। गाल पर भी थप्पड़ के निशान बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे, लेकिन उसने भी अभी तक कोई भी एक बार भी जुबान नहीं खोली थी सिवाय आंसू बहाने की। अलावा उसके पास अब कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। लेडीज कांस्टेबल ने भी किट्टू को वहीं पर जोर से धक्का दे दिया और फिर बोलती है कि अरे बड़ी ही बेशरम लड़की है तू, सच कह रहा था वो लड़का, वो बड़ा साहब सच ही बोल रहा था कि इतनी बेशरम लड़की उसने कभी भी नहीं देखी है। इतना कहकर उसने वहीं पर रखा हुआ एक मोटा सा डंडा उठाया। किट्टू उस डंडे की तरफ देखकर एकदम से डर गई थी और वो धीरे धीरे पीछे खिसकने लगती है। लेडीज कांस्टेबल ने भी थोड़ा सा गुस्से से कहा कि अभी से ही डर गई तू, जब ये तेरे हाथ पैर तोड़ेंगे ना तब क्या करेगी तू, तब क्या हालत होगी तेरी? तेरा एक पैर टूटा हुआ है ना, दूसरा भी तोड़ दूंगी मैं, इसीलिए कहती हूँ सच सच बोल दे मुझे। लेकिन किट्टू भी बहुत ज़्यादा मजबूर थी, वो क्या ही बोलती। वो कांस्टेबल भी किट्टू के पास आते हुए बोलती है कि तू ऐसे नहीं बोलेगी ना, 2-4 डंडे मारूंगी ना, तेरी टांगे तोड़ दूंगी ना, तभी तू तोते की तरह सब कुछ अभी बोलने लगेगी। रुक, अभी तेरे साथ वही करती हूँ मैं, बोल दे वरना सच कहती हूँ इस डंडे से बहुत ज़्यादा मारूंगी, झेल नहीं पाएगी तू। किट्टू अभी भी कुछ नहीं बोली, बस डर के मारे काँप रही थी और फिर पीछे पीछे खिसक रही थी। उसकी आंखों में इतना ज़्यादा पानी था कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो भी कांस्टेबल एक बार फिर से किट्टू को वार्न करते हुए बहुत ही चिल्लाकर गुस्से से बोलती है कि इस डंडे के सामने तो अच्छे अच्छे बोलते हैं, तो फिर तू भी बोलेगी, रुक जा बस। इतना कहकर उसने पहले जैसे ही किट्टू के ऊपर डंडा मारने के लिए हाथ उठाया, वैसे ही बाहर से आवाज़ आती है कि रुक जाओ सरिता, उस लड़की को कुछ भी मत करना। सरिता ने भी डंडा वहीं पर जोर से पटक दिया और फिर थोड़ा पीछे देखकर बोलती है कि बड़े साहब क्या कह रहे हैं आप, ये कहीं ये तो नहीं कह रहे हैं कि तुझे 3rd डिग्री टॉर्चर करना पड़ेगा? किट्टू तो डर के मारे अब और भी ज़्यादा कांपने लगी थी और वो कांस्टेबल सरिता भी वहां से डंडा रखकर सीधा बाहर की तरफ आ जाती है। उसने बाहर आकर देखा तो शुभ वहां पर खड़ा हुआ था और शुभ के सामने इंस्पेक्टर बैठा हुआ था। इंस्पेक्टर ने कहा कि उस लड़की को मारना नहीं है बिल्कुल भी। सरिता बोलती है कि लेकिन इंस्पेक्टर साहब, उस बड़े आदमी ने तो कहा था कि इससे सच उगलवाना है, हम ऐसे कैसे सच उगलवाएंगे इस लड़की से? शुभ ने भी अब उस औरत की तरफ गुस्से से घूर कर देखा और कहा कि अब उस बड़े आदमी का छोटा भाई कह रहा है कि उस लड़की को हाथ भी नहीं लगाना है, बिल्कुल भी उसे टच नहीं करना है, समझे तुम? कांस्टेबल धीरे से बोलती है कि मैंने तो 2-4 थप्पड़ मार भी दिए हैं उसके। ये सुनकर तो शुभ की आंखें अब और भी ज़्यादा हैरानी से फैल गई थी। उसने भी इंस्पेक्टर की तरफ गुस्से से देखा और कहा कि इंसान हो कि जल्लाद हो, जल्लाद तुम, एक मासूम सी लड़की पर तरस नहीं आता है तुम्हें? क्यों तुमने मारा है उस लड़की को? इंस्पेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोलता है कि तुम्हारे भाई ने खुद ही कहा था कि सच उगलवाना है और फिर हमें तो यही तरीका आता है ना सच उगलवाने का, तो हम और क्या कर सकते हैं? शुभ ने भी अपने गुस्से में मुट्ठी बनाई और फिर बोलता है कि मुझे किट्टू से मिलना है अभी के अभी। इंस्पेक्टर बोलता है कि ऐसे नहीं मिल सकते हैं आप उस लड़की से। शुभ ने कहा कि तो फिर कैसे मिल सकता हूँ, बता सकते हैं आप? इंस्पेक्टर बोलता है कि तुम्हारे भाई ने सच उगलवाने के पैसे दिए हैं और अगर तुम चाहते हो कि हम उस लड़की को कुछ भी ना कहें तो फिर तुम्हें भी पैसे देने होंगे। शुभ ने भी अपने
हाथ बांधकर गुस्से से कहा कि और कितने पैसे देने होंगे मुझे। तो इंस्पेक्टर भी उसकी तरफ देखकर बोलता है कि तुम्हारे भाई ने 10 लाख रुपए दिए हैं, तुमसे मैं 5 लाख रुपए मांगता हूँ, आखिर मुझे भी ना तुम्हारे भाई को जवाब भी तो देना पड़ेगा। शुभ बोलता है कि मैं पैसे लेकर अभी आता हूँ, लेकिन यकीन मानो अगर उस लड़की को तुम लोगों ने हाथ भी लगाया ना तो फिर मेरा बड़ा भाई नीलकंठ प्रताप सिंह ना तुम्हें छोड़ेगा और ना ही उस बड़े साहब को छोड़ेगा। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब करेगा तुम लोगों की, क्योंकि उस बड़े साहब को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसकी चटनी तो मेरा भाई ही बनाएगा। इंस्पेक्टर ने कहा कि ये तुम भाइयों के बीच की बात है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम क्यों इसमें पड़ने लगे, हमसे कोई मतलब नहीं है, हमें बस पैसे लाकर दे दो। जब तक पैसे लाकर दोगे तब तक ही हम उस लड़की को हाथ नहीं लगाएंगे। और फिर शुभ भी पुलिस स्टेशन के बाहर जाता हुआ बोलता है कि यार मैं पैसे लेकर आता हूँ, लेकिन इस लड़की को हाथ भी नहीं लगाना, तुम समझे तुम। इतना कहकर शुभ वहाँ से जल्दी से बाहर की तरफ चला जाता है। तो शुभ ने भी अब जल्दी से अपनी बाइक को स्टार्ट किया और फिर सीधा घर की तरफ आया। उसके पास पैसे होते ही नहीं थे, तो फिर वो 5 लाख रुपए का अरेंजमेंट कहाँ से करता। वो भी अपने घर आया और उसने भी संजय के कमरे को टटोलना शुरू कर दिया और फिर फाइनली उसे वहाँ से 1 लाख रुपए मिल गया था। फिर उसने रुद्र और नील के कमरे को भी टटोलना शुरू किया, वहाँ से भी उसे 50-60 हज़ार रुपये मिल गए थे। लेकिन इतने पैसों में तो बात नहीं बनती, उसे तो अभी 5 लाख रुपए पूरे ज़रूरत थे। तो शुभ का दिमाग भी एकदम से काम नहीं कर रहा था कि वो इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आए, क्योंकि रुद्र तो उसे 1 रुपये भी नहीं देने वाला था। उसने भी फ़ोन लिया और फिर नील को कॉल किया, लेकिन नील ने फ़ोन रिसीव नहीं किया था। तो शुभ ने फिर से निहाल की तरफ फ़ोन करते हुए फिर से नंबर डायल किया। निहाल का फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। शुभ को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त वो क्या करे। वो भी मिरर में खड़ा हुआ और सोच ही रहा था कि तभी उसे अपने गले में एक चेन नज़र आती है। उसने भी वो चेन जल्दी से निकाल ली और फिर सीधा संध्या और संजय के कमरे में आ गया। उसने वहाँ पर थोड़ी सी छानबीन करी तो उसे अपनी माँ के 2-3 अंगूठी और एक कंगन वहाँ पर मिल जाता है। तो शुभ उन्हें लेकर सीधा प्रताप हाउस से बाहर आ गया और फिर सीधा एक ज्वेलरी शॉप के पास गया। उसने वो सारा सामान ज्वेलर्स के सामने रखते हुए कहा कि इन सब चीज़ों के मैं 4-5 दिन बाद लेकर चला जाऊँगा, आप इन्हें बेचना मत, बिल्कुल भी, बस मुझे इनके गिरवी के तौर पर पैसे चाहिए। फिलहाल मुझे इनकी कीमत दे दो तुम। ज्वेलर्स ने भी उनकी जांच परख की और फिर शुभ के सामने 4 लाख रुपए रख दिए। शुभ ने वो पैसे जल्दी से उठाया और फिर सीधा वहां से लेकर निकल जाता है। शुभ ने बाइक पुलिस स्टेशन के बाहर आकर रोकी और फिर पुलिस स्टेशन के बाहर रोकी और फिर तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट होता है। शुभ ने देखा तो फ़ोन नील का आ रहा था। शुभ ने भी जल्दी से फ़ोन रिसीव करके कहा कि भाई बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई है, यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। नील ने पूछा कि बोल क्या हुआ है, क्यों इतना ज़्यादा परेशान लग रहा है तू, क्या गड़बड़ हो गई है। शुभ ने कहा कि किट्टू ने कोई फाइल चुरा ली है और रुद्र भैया ने उसे अरेस्ट करवा दिया है। शुभ की बात सुनकर तो नील एकदम झटके से बोलता है कि ये क्या बोल रहा है, तू पागल हो गया है क्या, होश में तो है तू। शुभ ने कहा कि हाँ भाई बिल्कुल होश में हूँ, और फिर उसी के चक्कर में मैं पापा की 2 अंगूठी, माँ का 1 कंगन और अपनी चैन तीनों ही बेच दिया है। शुभ क्या बोल रहा था उसे भी इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रहा था। शुभ की बात सुनकर नील की तो आंखें हैरानी से फैल गई थी और वो बोलता है कि तूने आज बियर पी है क्या यार, तूने ना सच में आज बियर ही पी रखी है, सच बता क्या बोल रहा है तू, क्या चुरा लिया है किट्टू ने और किट्टू को अरेस्ट करा दिया है रुद्र ने, वो पागल हो गया है क्या, तू पागल तो नहीं हो गया है कहीं, मैं ना बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ तू क्या बोल रहा है, ठीक बता मुझे। शुभ ने भी गुस्से में कहा कि भाई मेरा दिमाग बिल्कुल भी खराब मत करो, इस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। एक तो वो रुद्र भैया किसी की बात को सुनते नहीं है, सिर्फ अपनी बड़बड़ लगाए रहते हैं। दूसरा वो किट्टू, वो बेचारी पुलिस स्टेशन में है, मार खा रही है, उस कांस्टेबल ने भी किट्टू को बहुत ज़्यादा मारा है और ऊपर से आप भी ऐसी बहकी सी बातें कर रहे हैं मुझसे। नील का दिल तो जैसे अब जोरों से धड़कने लगा था। उसने भी जल्दी से अपना एक हाथ अपने सीने पर रखा और फिर अपने कंधे को नीचे से झुकाकर बोलता है कि शुभ तू यार सच बता दे मुझे क्या हुआ है, तूने सच में कोई ज्वेलरी चुराई है क्या, किट्टू को क्यों अरेस्ट किया गया है, बता मुझे, तू मुझे सब कुछ बता दे मेरे भाई। शुभ भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोलता है कि पूरी बात मुझे नहीं पता है, लेकिन रुद्र भैया कह रहे थे कि किट्टू ने कोई फाइल चुराई है और किट्टू को कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, किट्टू कुछ बोल भी नहीं रही है। मैंने भी उसे बहुत प्यार से बहुत ही कुछ पूछा था, लेकिन रुद्र भैया वो तो उस पर इतना ज़्यादा गुस्से से चिल्ला रहे थे, इतना ज़्यादा चिल्लाए थे कि वो तो बस रोने लगी थी और उसका मुंह तो जैसे बंद हो गया था, लेकिन उसने भी कुछ नहीं कहा। पता नहीं क्यों भैया मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे नहीं लगता है कि किट्टू ने ऐसा कुछ भी किया होगा, वो बेचारी बहुत ज़्यादा सीधी है। नील भी अपने आप को जैसे तैसे संभालता हुआ बोलता है कि इस रुद्र को तो ना मैं छोड़ूंगा नहीं, वो सब कुछ छोड़ तू इस वक्त कहाँ पर है। शुभ ने कहा
कि रुद्र भैया ने पुलिस वालों को कहा है कि कुछ भी करके बस किट्टू से सच बुलवाओ, कुछ भी करके चाहे जो भी करो उसके साथ सच सामने लेकर आओ। इसके लिए उन्होंने 10 लाख रुपए इंस्पेक्टर को भी दे दिए हैं। और जब मैं पुलिस स्टेशन आया था किट्टू से मिलने के लिए, मैंने कहा कि किट्टू को मारना मत बिल्कुल भी, तो उन्होंने मुझसे भी पैसे मांगे हैं और तभी उन्होंने मारने के लिए मना किया है। अब मेरे पास तो पैसे होते नहीं है ना, तो फिर आप लोग भी मुझे पैसे नहीं देते हो, इसीलिए मैंने अपनी चैन, पापा की 2 रिंग और मम्मी का एक कंगन बेच दिया है और अब 5 लाख रुपए लेकर सीधा पुलिस स्टेशन आया हूँ किट्टू को मार से बचाने के लिए। नील बोलता है कि तू एक काम कर, तू आज रात किट्टू के पास पुलिस स्टेशन में ही रुक जाना, सुबह तक मैं आ जाऊंगा और फिर देखता हूँ इस रुद्र को। शुभ बोलता है कि प्लीज़ भैया जल्दी से जल्दी आ जाओ ना आप, मुझे किट्टू के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। पता नहीं वो रोते रोते क्या बोल रही थी, मेरे तो कुछ समझ में भी नहीं आया था। मेरी माँ को देख लेना, मेरी माँ को बचा लेना, माँ को संभाल लेना, अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। नील भी इधर उधर चक्कर लगा रहा था। इस वक्त उसका दिमाग भी एकदम से काम करना बंद कर गया था। इस वक्त उसे रुद्र पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अच्छे से जानता था कि रुद्र को समझाना कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस वक्त उसने एक बार शुभ को ही समझाते हुए फिर से कहा कि मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुन मेरी बातों को ध्यान से। तू आज पूरी रात किट्टू के पास ही रहेगा, समझा? तो ध्यान रखना उसके पास और पुलिस वाले उसे कुछ भी ना कहें। सुबह तक मैं आकर सब कुछ संभाल लूंगा, रुक जाना आज तू किट्टू के पास, समझ गया ना? शुभ बोलता है कि हाँ भाई समझ गया हूँ, अब रखता हूँ फ़ोन को। इतना कहकर शुभ ने भी फ़ोन को कट कर दिया और फिर पैसे लेकर सीधा पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाता है। उसने एक बैग पुलिस स्टेशन के टेबल पर जोर से इंस्पेक्टर की टेबल पर रखते हुए कहा कि ये लो पूरे 5 लाख रुपए हैं, गिन लो। अब मुझे उस लड़की से मिलना है, अभी के अभी मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर ने एक बार फिर से बैग की तरफ देखा और फिर एक बार शुभ की तरफ देखा और बोलता है कि लड़की से मिलने के लिए पैसे अलग अलग लेंगे। इंस्पेक्टर ने इतना ही कहा था कि तभी शुभ ने भी अपना फ़ोन निकाला और फिर से नील को कॉल करके कहा कि इंस्पेक्टर मुझे किट्टू से मिलने नहीं दे रहा है भैया, और ज़्यादा पैसे मांग रहा है मुझसे। नील बोलता है कि फ़ोन लाउड स्पीकर पर डाल अभी के अभी और फिर इंस्पेक्टर की टेबल पर रख दे। शुभ ने भी वैसे ही किया जैसा कि नील ने उसे करने के लिए कहा था। उसने भी फ़ोन को लाउड स्पीकर पर डालकर टेबल पर फ़ोन रख दिया और फिर नील गुस्से से बोलता है कि इंस्पेक्टर साहब जानते हो कि मैं कौन हूँ? इंस्पेक्टर बोलता है कि जानता हूँ। नील ने कहा कि फिर भी मेरे भाई को किट्टू से मिलने से मना कर रहे हो तुम? इंस्पेक्टर ने कहा कि मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ सर। और नील बोलता है कि 15 लाख रुपए गटक गए हो और कह रहे हो कि मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर ने भी अपना सलाइवा गटक लिया और फिर नील जो कि 15 लाख रुपए मेरे भाई को वापस करो और उसे किट्टू के पास रुकने की परमिशन दो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो फिर ठीक अगले 15 मिनट के बाद कमिश्नर का फ़ोन तुम्हारे पास आएगा और बहुत ही जल्द तुमको वो यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे और फिर उसके बाद पता नहीं वो तुम्हारे साथ और क्या क्या करेंगे, ये तो मुझे भी नहीं पता है। तो सोच लो तुम्हें 15 लाख रुपए चाहिए या फिर अपनी ड्यूटी। इंस्पेक्टर ने भी थोड़ा सा हकलाते हुए कहा कि देखो तुम लोग अपनी अपनी मनमानी नहीं कर सकते हो मेरे साथ, बिल्कुल भी नहीं। नील भी बहुत ही अकड़ के साथ बोलता है कि हम अपनी मनमानी कहाँ कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, मनमानी तो तुम अपनी कर रहे हो हमारे साथ। तुम्हारे कांस्टेबल की हिम्मत कैसे हुई उस मासूम सी बच्ची पर हाथ उठाने की? क्या ज़रूरत थी तुम्हें उस पर हाथ उठाने की? अभी तो मैं यहाँ पर हूँ लेकिन सुबह पुलिस स्टेशन ज़रूर आऊँगा और फिर जब आऊँगा ना तो तुम्हारा और तुम्हारे उस कांस्टेबल का दोनों का ऐसी जगह ट्रांसफ़र करवाऊँगा ना जहाँ पर पानी भी नसीब नहीं होगा। बहुत शौक है ना तुम्हें रिश्वत लेने का, अब देखता हूँ कि कौन बचाता है तुम्हें नीलकंठ प्रताप सिंह से। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो अभी के अभी शुभ को किट्टू से मिलने दो, जहाँ से मन करता है ना वहाँ से रिश्वत ले लेते हो तुम। इंस्पेक्टर ने कहा कि मैंने तुम्हारे भाई से रिश्वत नहीं ली है, उसने खुद ही मुझे ऑफर दिया था। नील बोलता है कि मेरा भाई तो पागल हो गया है ना, तो फिर क्या तुम भी पागल हो जाओगे क्या? उसे तो लगता है कि हर प्रॉब्लम का सलूशन बस पैसों से ही निकाला जाता है। तो फिर क्या तुम मेरे भाई के नक्शे कदम पर चलोगे? तुम मेरे रुद्र जैसे बन जाओगे? तुम्हारे अंदर खुद की अकल नहीं है क्या? पागल वागल हो क्या तुम? कोई अमीर आदमी तुम्हारे सामने पैसे फेंक कर मारेगा और तुम किसी गरीब पर कार्रवाई करना शुरू कर दोगे? कितने बेशरम आदमी हो यार तुम। इंस्पेक्टर अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था, बस सोच रहा था कि अभी वो नील को क्या जवाब दे। नील ने भी थोड़ा सा गुस्से में फिर से कहा कि अब चुपचाप से मेरे भाई को जाते वक्त पैसे दे देना उसके हाथ में, समझे तुम? और उसे किट्टू के पास अभी के अभी जाने दो, नहीं तो 15 मिनट के बाद कमिश्नर का फ़ोन आ ही जाएगा तुम्हारे पास। इंस्पेक्टर बोलता है कि ठीक है। शुभ के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर उसने भी इंस्पेक्टर की तरफ घूर कर देखे जैसे उसे चिढ़ा रहा, और फिर उसने भी अपना फ़ोन बहुत ही स्टाइल से उठा लिया और औरे के साथ बोलता है कि तो हाँ भाई सब कुछ सेट हो गया है। नील ने कहा कि तो किट्टू के पास रहे, मैं अभी आता हूँ। शुभ ने भी फ़ोन को काटा और जेब में रखा और कहा कि आप मुझे खुद किट्टू के पास छोड़कर आएंगे
या फिर मैं खुद ही ढूंढता हुआ वहाँ पर चला जाऊँ। इंस्पेक्टर ने भी गुस्से में कांस्टेबल की तरफ घूर कर देखा और बोला कि इसे किट्टू के पास लेकर जाओ। शुभ ने भी इंस्पेक्टर को देखकर एक मुस्कुराहट पास की और फिर बहुत ही प्यार से बोलता है कि इतना गुस्सा मत कीजिए ना इंस्पेक्टर साहब, आपकी किडनी भी खराब हो सकती है। बस प्लीज अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से कीजिए। बिना ईमानदारी की कोई भी चीज नहीं करनी चाहिए, नहीं तो सच में इन अमीर लोगों के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाएंगे आप, चाहे जहाँ नचा दिए जाएंगे। देखा ना, पहले तो तुम्हें मेरे बड़े भाई रुद्र ने नचाया और फिर नील भैया ने तुम्हें नचा दिया। तुम्हारा खुद का कोई रुतबा नहीं है क्या यार। इंस्पेक्टर ने भी अब कुछ नहीं कहा, उसकी नजरें भी शर्म से नीचे घुस गईं और फिर बस गुस्से में शुभ की तरफ घूर कर देख रहा था। शुभ ने भी अपने हाथ बांधकर एक और डायलॉग मारते हुए कहा कि लेकिन अगर ईमानदारी से काम करते ना तो शायद दोनों में से कोई भी तुम्हें नचा नहीं पाता, लेकिन पैसा चीज ही कुछ ऐसी होती है जो अच्छों की ईमानदारी को साइड में रख देती है और सबको नचा ही देती है। इंस्पेक्टर ने भी एक तंज भरी मुस्कुराहट के साथ शुभ की तरफ देखा और कहा कि सही कहा तुमने साहब, तुम्हारी वो किट्टू, उसने भी तो पैसों के लिए ही ये सब कुछ किया है ना, वो भी तो किसी अमीर जाते के लिए पैसों की वजह से ही नाच गई। अब शुभ एकदम से चुप हो गया था, वो कुछ भी नहीं बोला था और चुपचाप से कांस्टेबल के पीछे बड़बड़ाता हुआ वहां से बोलता है कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा डायलॉग मारता है, मुझे तो लगा था कि सिर्फ मैं इसे अपने डायलॉग मार कर चुप करवा दूंगा, इसने तो उल्टे मुझे ही 4 डायलॉग और मार दिए। कोई बात नहीं शुभ, इसे तो बाद में निपट लूंगा, मैं अभी किट्टू के पास चलता हूँ, उसे मेरी जरूरत होगी, इस वक्त बेचारी बहुत ज्यादा परेशान होगी। इतना कहकर शुभ चुपचाप से उस कांस्टेबल के पीछे पीछे किट्टू के कमरे की तरफ आ गया और किट्टू जो एक बड़े से सेल के में अकेली सी बंद थी और एकदम से कोने में दुपक कर बैठकर रो रही थी, उसने भी शुभ को देखा तो उसका रोना अब और भी ज्यादा बढ़ गया था और कहीं ना कहीं उसे थोड़ी सी हिम्मत मिल गई थी। तो वहीं शुभ ने भी जब किट्टू को ऐसे रोता हुआ देखा तो उसकी आंखें भी हल्की सी भीग जाती हैं और वो भी जल्दी से किट्टू के पास आया तो किट्टू के होंठों से माथे से हल्का सा खून निकल रहा था। शुभ ने भी जल्दी से अपना रुमाल निकाला और फिर किट्टू के होंठों को खून से एकदम से साफ करने लगता है तो किट्टू के दर्द से आह निकल जाती है। शुभ ने भी पलटकर उस लेडी कांस्टेबल की तरफ घूरकर गुस्से से देखा और फिर चिल्लाते हुए बोलता है कि अकल नहीं है क्या तुम्हारे अंदर, कोई इस तरह से मारता है क्या किसी को, तुम्हें तो बिल्कुल चुड़ैल हो, चुड़ैल, शर्म नहीं आती है क्या। कांस्टेबल बोलती है कि ओ बड़े साहब, ज्यादा नहीं मारा है, 2-3 थप्पड़ ही मारे हैं इसे, चाहे तो तुम पूछ लो, अब 2-3 थप्पड़ भी नहीं झेल पाएगी तो फिर मुझे क्या पता था। तो शुभ बोलता है कि अब जाओ यहाँ से चुपचाप से और 2 कप चाय लेकर आओ अभी के अभी। कांस्टेबल चुपचाप वहाँ से चली गई और शुभ ने भी किट्टू के माथे को अच्छे से साफ कर दिया और फिर उसके आंसुओं को पोंछते हुए बहुत ही प्यार से बोलता है कि रोना बंद करो किट्टू, अब कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ और सुबह तक नील भैया भी आ जाएंगे, अब तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। किट्टू कुछ नहीं बोलती है, बस हल्की सी ना में अपनी गर्दन हिला रही थी, जैसे कहना चाहती हो कि मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी, कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं बता सकती हूँ आप लोगों को। शुभ बोलता है कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं पूछूंगा, कुछ भी नहीं पूछने आया हूँ मैं तुमसे, बस तुम शांत हो जाओ। और तभी कांस्टेबल 2 कप चाय लेकर वहां पर आ जाती है और किट्टू ने भी वो चाय पकड़कर वहीं जमीन पर रख दी और फिर उस कांस्टेबल को देखकर बोलता है कि 1 कटोरी लेकर आओ। कांस्टेबल गुस्से में बोलती है कि तुम्हारी नौकर नहीं हूँ मैं साहब, समझी, जो बार बार आप ऐसे मुझे डायलॉग सुना रहे हो। शुभ बोलता है कि तुम्हारा ट्रांसफर करवा देगा मेरा भाई, समझी ना, बहुत ज्यादा हाथ चलते हैं ना तो थोड़े से और चला लो, जाकर 1 कटोरी लेकर आओ जल्दी से अभी के अभी। कांस्टेबल चुपचाप से पैर पटक कर गुस्से से वहां से चली गई और फिर थोड़ी देर में 1 कटोरी लेकर वहां पर आ जाती है। शुभ ने भी उस कटोरी में चाय डाली और फिर फूंक फूंक मार कर एकदम से चाय को थोड़ा सा ठंडी करके किट्टू की तरफ बढ़ाते हुए बोलता है कि ये लो चाय पियो और अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स फील करवाओ। किट्टू हैरानी से शुभ की तरफ देख रही थी। शुभ और निहाल के साथ उसने ज़्यादा वक्त नहीं बिताया था मगर फिर भी शुभ उसकी कितनी ज़्यादा केयर कर रहा था, उसे इस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। सच में रुद्र के अलावा पूरी फैमिली ने किट्टू को अपना रखा था, वो बहुत ज़्यादा मानते थे किट्टू को। किट्टू ने भी हल्की सी नामे गर्दन हिलाई और फिर शुभ बोलता है कि यार देखो, मैंने कहा ना कि मैं कुछ भी नहीं पूछूंगा तुमसे, सुबह नील भैया आएंगे और फिर वो सब कुछ खुद ही हैंडल कर लेंगे, मैं तुमसे वैसे भी कुछ नहीं जानूंगा, उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारे पास यहाँ पर रुक जाऊँ, तो चलो अब
जल्दी से चाय पियो, देखो क्या हालत हो गई है तुम्हारी एक ही दिन में। इतना कहकर उसने किट्टू के बालों को ठीक किया और फिर किट्टू ने भी चाय पकड़ ली और फिर शुभ ने करीब 1.5 कप चाय ऐसे ही किट्टू को पिला दी थी और फिर किट्टू अब थोड़ा सा सही भी लगने लगी थी। किट्टू अभी भी कुछ नहीं बोल रही थी, चुपचाप से धीरे धीरे सिसक रही थी। तो शुभ ने कहा कि किट्टू, दिल में अगर कोई भी बात होती है ना तो फिर बता दो, यकीन मानो मैं किसी से भी नहीं कहूँगा, किसी से भी नहीं। किट्टू काफ़ी ज़्यादा हैरानी से शुभ की तरफ देख रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो शुभ को अभी के अभी अपने गले लगा ले और बहुत सारा रो दे, लेकिन अभी उसके और शुभ के बीच में इतनी नज़दीकियाँ नहीं आई थी कि वो अपना दर्द शुभ के साथ बांट लेती। और फिर उसने भी अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से कहा कि मेरी माँ, उनके पास कोई नहीं है, वो खुद वॉशरूम भी नहीं जा पाती हैं, मुझे उनकी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है। अगर उन्हें गलती से भी पता चल गया ना कि वो मैं पुलिस स्टेशन में हूँ तो फिर वो बहुत ज़्यादा रोएंगी, बहुत ज़्यादा हल्ला मचाएंगी, वो पूरे मोहल्ले को परेशान कर देंगी, पूरे मोहल्ले में इधर से उधर भागेंगी, यहाँ पर पूरा मोहल्ला मुझे आकर बहुत ज़्यादा सुनाएगा। प्लीज़ प्लीज़ शुभ, अगर तुम कुछ कर सकते हो तो मेरी माँ को, मेरी माँ के पास चले जाओ, मेरी माँ को संभाल लो जब तक मैं यहाँ पर हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। शुभ हैरानी से किट्टू की तरफ ही देख रहा था। इतना दर्द था किट्टू की ज़िंदगी में जिसे पूरी प्रताप फैमिली अच्छे से समझ रही थी सिवाय रुद्र के। शुभ बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी माँ के पास किसी को भेज देता हूँ। इतना कहकर उसने भी अपनी दीवार कमर से लगा ली और फिर अपने फ़ोन निकाल कर किसी को कॉल करते हुए कहा कि मैं तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूँ, वहाँ पर एक औरत होंगी, दिमाग से थोड़ा सा बीमार है, उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना, उनकी अच्छे से केयर होनी चाहिए। इतना कहकर उसने भी फ़ोन को कट कर दिया और थोड़ी देर तक तो दोनों के बीच में फिर से खामोशी छा जाती है। और थोड़ी देर के बाद किट्टू धीरे से बोलती है कि वो पहुंच गई होगी ना मेरी माँ के पास, बोलिए ना शुभ जी। तो शुभ ने भी कहा कि हाँ हाँ पहुंच गई होगी वो, चलो तुम्हें दिखाता हूँ मैं। इतना कहकर उसने फिर से फ़ोन लिया और फिर किसी को वीडियो कॉल किया। उस वीडियो कॉल में एक औरत सौम्या के पास में बैठी हुई थी और सौम्या आराम से सो रही थी। वो औरत सौम्या के बालों को सहला रही थी। ये देखकर किट्टू को बहुत ज़्यादा तसल्ली हो गई थी और फिर उसने भी शुभ की तरफ देखा और कहा कि थैंक यू सो मच। शुभ ने भी हल्के से मुस्कुरा कर कहा कि कोई बात नहीं। धीरे धीरे किट्टू की आंखें भी हल्के से बंद होने लगी थी और शायद मानसिक और शारीरिक रूप से इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा थक गई थी और इसी वजह से उसे हल्की हल्की सी नींद आने लगी थी। उसने भी अपना सिर शुभ के कंधे पर रख लिया था और आराम से सोने लगती है। अगले ही पल वो चिल्लाकर एकदम से उठ पड़ी। किट्टू इतनी तेज से चिल्लाई थी कि एक सेकंड के लिए तो शुभ भी बहुत ज़्यादा डर गया था। उसने किट्टू के गालों को हाथ लगाकर थपथपाते हुए कहा कि क्या हुआ किट्टू, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या। किट्टू बस डर रही थी। उसने भी हल्की सी ना में अपनी गर्दन हिला दी और फिर सुबह से किट्टू की हालत देखी नहीं जा रही थी शुभ से भी। उसने भी एक बार फिर से कहा कि किट्टू क्या हुआ है तुम्हें, बताओ तो सही कि तुम्हें क्या हुआ है। किट्टू प्लीज़ मुझे बताओ क्या हुआ है, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है। किट्टू ने भी बस लड़खड़ाती हुई जुबान से 2-3 शब्द कहे थे, ठंड लग रही है। तो शुभ ने भी जल्दी से अपनी जैकेट निकाली और फिर उसे किट्टू को अच्छे से कवर करते हुए कहा कि अब नहीं लगेगी ठंड तुम्हें। इतना कहकर उसने भी अपने पैर फैला दिए और फिर अपनी थाई की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अपना सिर यहाँ पर रखो। किट्टू इस वक्त कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं थी। उसने भी अपना सिर शुभ की थाई पर रख लिया और फिर शुभ बहुत ही प्यार से किट्टू के सिर को सहलाने लगता है। किट्टू को इस वक्त बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। शायद ही जिंदगी में पहली बार कोई उसकी इतनी ज़्यादा केयर कर रहा था। इस वक्त उसे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। शुभ ने भी बहुत ही प्यार से अब कहा कि तुम आराम से सो जाओ, मैं हूं ना यहाँ पर, कोई कुछ भी नहीं कहेगा तुम्हें। जब यहाँ से जाऊँगा ना तो तुम्हें भी साथ लेकर ही जाऊँगा, तब तक तुम आराम से सो जाओ। किट्टू कुछ नहीं बोलती है और शुभ एक बार फिर से किट्टू को समझाते हुए बोलता है कि सुन रही हो ना कि मैं तुम्हारे साथ में ही हूँ, यहाँ पर ही हूँ, मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा तुम्हें छोड़कर। किट्टू बोलती है कि अब मैं यहाँ से कभी भी बाहर नहीं आऊँगी। ये सुनकर तो शुभ को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो बोलता है कि अरे ऐसे कैसे बाहर नहीं आओगी, ज़रूर आओगी, नील भैया सुबह तक आ जाएंगे। और किट्टू बोलती है कि मगर फिर भी मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकती हूँ, रुद्र सर मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेंगे और यहाँ से मुझे कभी भी निकलने नहीं देंगे। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। क्या सच में रुद्र कभी नहीं माफ़ करेगा किट्टू को, या फिर रुद्र के सामने जब आएगी किट्टू की सच्चाई तो सच में हो जाएगा रुद्र को भी किट्टू से प्यार। क्या होगा किट्टू और रुद्र की लव स्टोरी में आगे, ये सारी चीज़ें पता चलेंगी आपको नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।